सभी विद्यार्थियों को राधे राधे। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। मैं सुप्रिया कश्यप और वरदाना एचएस पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम होता है उसमें परफेक्ट आंसर लिखने का तरीका क्या है और हमें आंसर लिखते वक्त क्या क्या गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो आइए अब बिना समय की बर्बादी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 है आपके लिए कि आंसर को हमेशा, कोई सा भी एग्जाम हो, पॉलिटिकल साइंस के भी अलावा कोई सा भी एग्जाम हो, आपको आंसर जो है पॉइंट्स में लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। क्योंकि जो चेकर होता है उसके पास जो आंसर की होती है उसमें कुछ ये 5-6 पॉइंट्स दिए रहते हैं और अगर आप पैराग्राफ में उसको लिख देंगे तो उसको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इस चक्कर में आपके मार्क्स कट भी सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा आंसर आपको लिखना है पॉइंट्स में। ठीक है, कोई सा भी पेपर हो चाहे। ओके, और फिर दूसरा टिप है आपके लिए, क्वेश्चन में जितना पूछा है आंसर उतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना। क्योंकि देखो, आप स्कूल के छात्र हैं। ठीक है, कॉलेज लेवल पे अभी आप नहीं है कि आपको बाल की खाल निकाल करके लिखनी है। ठीक है, तो आप तो अभी स्कूल लेवल पर है। तो क्वेश्चन में जितना पूछा है उतना ही लिखना है, उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता कि आप ज्यादा लिखेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये एक मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, गागर में सागर भरना सीखिए। ठीक है, सटीक उत्तर देना है, फालतू की बातें उसमें नहीं करनी है। और कुछ कहते हैं कि बना बना करके लिख दे, कहानी लिख दे, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, कहानी लिख दे या बना बना करके लिख दे, नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन अपनी लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉपर बुक की ही लैंग्वेज लिखनी है रट्टाफिकेशन करके, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी लैंग्वेज में अपने आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, टिप नंबर 3 है आपके लिए, इम्पोर्टेंट वर्ड्स और जो पॉइंट्स हैं या फिर जो डेट्स हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, अभी आगे मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको करना है। अभी आप पहले टिप्स सुन लीजिए। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं या फिर इम्पोर्टेंट लाइन जो आ रही है या फिर जो डेट्स आ रही है उनको अंडरलाइन करना है। इम्पोर्टेंट वर्ड्स कौन से हो गए? जैसे कि मान लो आपको किसी का नाम पूछा है। ठीक है, तो उस नाम को आप अंडरलाइन कर देंगे अपना आंसर में, ताकि चेकर देखे कि हाँ भाई आंसर ठीक है और वो वहीं पे ही आपको मार्क्स दे दे। डेट्स को अंडरलाइन भी करना है आपको। ठीक है, डेट्स को भी आप अंडरलाइन करिए। टिप नंबर 4 है आपके लिए कि राइटिंग को साफ लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बिल्कुल ही आप उसमें कीड़े मकोड़े मत बनाइए। ठीक है, साफ सीधी भाषा में मैं अपनी आपको बताऊं, कीड़े मकोड़े उसमें नहीं बनाने हैं। राइटिंग को साफ लिखने की कोशिश आपको करनी है। ठीक है, क्योंकि राइटिंग के भी 1-2 नंबर आपके कट जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप राइटिंग को साफ करने के चक्कर में आपका टाइम निकल गया, पर हाँ, कोशिश कीजिए, टाइम मैनेजमेंट भी कीजिए और कोशिश कीजिए कि साफ रहे। ओके, 5वीं टिप है आपके लिए, लिखते समय कटिंग कम से कम करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जो कटिंग हो जाती है, जैसे कोई वर्ड आपसे गलत हो गया। ठीक है, ये कोई वर्ड आपसे गलत हो गया, तो आप क्या करते हैं, उसको इतना बहुत ज्यादा बुरी तरह से आप उसको काटते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, यूं बिल्कुल ऐसे आप उसको काट देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना, आपको उस वर्ड को क्या करना है, मान लो गलत हो गया तो आपको एक कट लगा देना बस, जस्ट। ठीक है, एक कट भी लगाएंगे तो भी पता चल जाएगा कि हाँ कटिंग है। ऐसा नहीं कि आप पूरा उसको ऐसे गुचड़ मुचड़ करेंगे उसमें, तभी पता चलेगा कि कटिंग है। ओके, उससे जो इस ऐसे ये ज्यादा भद्दा दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे थोड़ा ठीक लगता है। और वैसे तो आप, मेरी सलाह ये रहेगी, आप कटिंग करने की कम ही कोशिश कीजिए। ठीक है, ये तो हो गई आपकी टिप्स। अब चलते हैं आपके कि आंसर आपको लिखना कैसे है। एग्जाम्पल के साथ आपको मैं दिखाती हूँ। ओके, परफेक्ट आंसर लिखने के एग्जाम्पल्स। सबसे पहले आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन के
आंसर कैसे लिखना है आप ये देखिए। ठीक है, इसमें आपका पहला एग्जाम्पल है, पूर्वी पाकिस्तान में 1970 के चुनावों में किस राजनीतिक पार्टी ने किस नेता के नेतृत्व में सभी सीटों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ दो चीजों के नाम पूछे हैं। एक पूछा आपका पॉलिटिकल पार्टी का नाम और एक पूछा है कि कौन से नेता थे। ठीक है, तो इसमें बहुत ही कम बात आपसे पूछी है तो आपको कम ही बात लिखनी है। ओके, देखो ऐसे आपको लिख देना है, पूर्वी पाकिस्तान में 1970 के चुनावों में आवामी लीग पार्टी ने शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में सभी सीटों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या हो गई, इम्पोर्टेंट चीज हो गई इसमें आपसे पार्टी पूछी थी, तो आप यहाँ पर पार्टी के नाम को अंडरलाइन कर देंगे। नेता का नाम पूछा था आपसे, आप नेता के नाम को अंडरलाइन इसमें कर देंगे और आपका साफ पता चल जाएगा कि हाँ आपने एकदम करेक्ट आंसर किया। आपको इसमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे, 2 के 2 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चन की मांग के हिसाब से आपको लिखना है, इस वाले 2 नंबर के क्वेश्चन में कम बात पूछी थी। ठीक है, तो आपने कम बात इसमें लिखी और आपने अंडरलाइन भी कर दिया। ठीक है, ऐसा आपको इसमें 2 के 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर के ही क्वेश्चन का नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, दूसरा एग्जाम्पल है आपका, पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र की स्थापना में असफलता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारकों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब ये है तो 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें आपसे थोड़ी सी ज्यादा बात पूछी है उस वाले के अकॉर्डिंग। अभी मैंने आपको टिप्स में बताया कि जितना पूछा उतना लिखिए। ओके, अब ये भले ही 2 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन इसमें बात थोड़ी सी ज्यादा पूछी है, तो आप थोड़ा सा इसमें ज्यादा लिखेंगे। ओके, तो आप ऐसे पॉइंट कैसे बनाएंगे, आप इसमें देखो, आप लिख देंगे कि पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र की स्थापना में असफलता के निम्नलिखित 2 कारक हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे हेडिंग, मेन हेडिंग। देन आप 2 कारक पूछे तो उन 2 कारकों की भी आप हेडिंग बनाएंगे। पहले हेडिंग आप ऐसा बना देंगे कि पाकिस्तान में आतंकवाद, और इसको आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, पहली हेडिंग, पहला कारण आपका ये हो गया, अंडरलाइन आपने कर दिया, हेडिंग बना दी इसको सब हेडिंग। फिर आप इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, देखो, आतंकवादी संगठन या समूह पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम नहीं होना देना चाहते, क्योंकि यदि पाकिस्तान में लोकतंत्र कायम हो गया तो वे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, पहली सब हेडिंग आपने लिख के और एक्सप्लेन उसको कर दिया थोड़ा सा 1-2 लाइन में। ओके, फिर आप दूसरी सब हेडिंग बनाएंगे, फिर आप लिख देंगे पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु, अभिजनों व भूस्वामियों का दबदबा है। ये आपने दूसरी सब हेडिंग बना दी। 2 कारक पूछे हैं, आप 2 कारक ही बता देंगे, पॉइंट्स में आप इसको बताएंगे। ठीक है, जब आपका कॉपी चेक होगा तो चेकर क्या करेगा, आपकी हेडिंग सब हेडिंग ये जो बनाई है पहली और ये दूसरी, आपकी सब हेडिंग से ही समझ जाएगा कि हाँ भाई बच्चा जो है इंटेलिजेंट है और उसने बढ़िया इसमें लिख के रखा हुआ है कंटेंट। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता, आप इस तरह से आंसर को अपने लिखेंगे तो। ठीक है, पाकिस्तान में सेना, धर्मगुरु, अभिजनों व भूस्वामियों का दबदबा है, इसलिए जब वहां लोकतंत्र की स्थापना होती है तो वे लोकतांत्रिक सरकार को गिरा देते हैं। इसको भी आपने एक्सप्लेन कर दिया। और खास तौर पर वहां सेना बार बार लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर देती है। ठीक है, आप आपने अपने चैप्टर्स तो आपने पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, तो ये उसी में से ही मैंने क्वेश्चन लिए हैं आपकी बुक में से क्या, बल्कि मैंने आपके क्वेश्चन पेपर से ही इन क्वेश्चन को उठाया है एग्जाम्पल आपको देने के लिए। ठीक है, तो ये आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, सेना। ठीक है, मेन वहां पे सेना बार बार तख्ता पलट करती है, तो मेन इसमें हो गया सेना, तो सेना को आप अंडरलाइन करेंगे। सरकार का तख्ता पलट करती है, इसको भी आप अंडरलाइन कर देंगे। एग्जामिनर आपका आंसर देख के हो जाएगा खुश एकदम। ठीक है, एकदम खुश हो जाएगा वो। ओके, अब आ जाता है आपका कि 4 मार्क्स के क्वेश्चन को आंसर कैसे हम लिखें 4 मार्क्स का। तो इसका पहला एग्जाम्पल आप देखिए, देखो,
सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, इसके आप 2 कारण बताएंगे इसमें। ओके, पैटर्न वही है लिखने का, बस इसमें क्या करेंगे, आप इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देंगे, क्योंकि भैया 4 नंबर का है, तो थोड़ी लेंथ बढ़ाएंगे आप। उसमें लेंथ आप कम रखेंगे, वो 2 नंबर का था। ठीक है, पैटर्न वही है लिखने का। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित 2 कारण। ऐसे आप पहले मेन हेडिंग बनाएंगे, फिर सब हेडिंग बनाएंगे, सब हेडिंग को आप एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देंगे। और सब हेडिंग को आप अंडरलाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि चेकर आपकी सब हेडिंग देखकर ही इम्प्रेस होगा कि भैया कैसी हेडिंग इन्होंने बना करके रखी है बच्चे ने। ओके, तो पहली सब हेडिंग आर्थिक समस्याएं, ऐसे ऐसे फिर इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, फिर दूसरी सब हेडिंग बनाएंगे, उसको भी अंडरलाइन आप कर देंगे। ठीक है, फिर उसको भी आप एक्सप्लेन कर देंगे। वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी 2 नंबर का था, अभी मैं फिर से रिपीट कर दूं आपको ये बात। ठीक है, 2 नंबर का है, थोड़ा सा कम लिखो। 4 नंबर का है, थोड़ा सा ज्यादा लिखो। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे आप सब हेडिंग को भी एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, आपको 75 प्लस लाने से इस तरह से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, 4 नंबर के ही क्वेश्चन का दूसरा एग्जाम्पल है, वैश्वीकरण के कोई 2 राजनीतिक परिणाम बताइए। ठीक है, कि वैश्वीकरण का क्या 2 राजनीतिक परिणाम हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही सेम पैटर्न है सबका लिखने का, बस वर्ड लिमिट के हिसाब से आपको लिख देना है। वैश्वीकरण के निम्नलिखित 2 राजनीतिक परिणाम, 2 पूछे हैं आप 2 ही लिखेंगे। ठीक है, फालतू नहीं लिखना है। ओके, ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते। ओके, बल्कि कट और जाते हैं अगर आप उसमें ज्यादा लिख देते हैं और फालतू लिख देते हैं। फालतू मीन्स टॉपिक से हट के लिख दिया आपने, कुछ कुछ भी कहानी बना दी और वो लिख दिया, फिर उससे मार्क्स आपके कट जाते हैं। उतना ही लिखना है जितना पूछा है, सटीक उत्तर देना है। चेकर आपकी कॉपी देख के एकदम इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, सब हेडिंग बनाएंगे, सब हेडिंग को आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, सब हेडिंग को आप ज्यादा सुंदर लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये जो नीचे का आप एक्सप्लेन करेंगे, इसमें भले ही आप थोड़ा लपेटा सा मार दीजिए, बट सब हेडिंग को आप सुंदर ही लिखने की कोशिश करना। ठीक है, सब हेडिंग सुंदर ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर कैसे लिखें। ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल आपका आ गया कि 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष आई किन्हीं 3 मुख्य चुनौतियों का वर्णन कीजिए। 3 चुनौतियां पूछी है, 3 ही बताओ। मेन हेडिंग डालो, सब हेडिंग डालो, सुंदर लिखो, अंडरलाइन कर दो। ठीक है, फिर से सब हेडिंग डालो, वही सुंदर लिखना है। ठीक है, वही पैटर्न है, बस लेंथ बढ़ा देनी है आपको, पैटर्न सेम ही रहेगा पूरे पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका आ गया 6 नंबर के ही क्वेश्चन का। 1979 से 1975 तक असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध चले आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का विश्लेषण कीजिए। 3 पूछे, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 3 ही बताओ। ठीक है, वही सेम पैटर्न। ठीक है, सेम टू सेम है पैटर्न। मेन हेडिंग, सब हेडिंग जो कि सुंदर डालनी है, अंडरलाइन करनी है, फिर से सब हेडिंग, फिर से सब हेडिंग। सब हेडिंग्स को थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना है क्वेश्चन के मार्क्स के हिसाब से, कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से आप उसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। ठीक है, ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। ओके, देखो, आंसर को बिना सोचे समझे लिखना। ठीक है, जल्दबाजी में आप क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दबाजी में बिल्कुल, और सोचते समझते नहीं है, आप बिल्कुल लिखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो क्या हो जाता है, फिर वो टॉपिक से हटके एकदम हो जाता है जल्दबाजी में। ओके, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तब आपको आंसर देना है। ठीक है, विषय से हटकर आंसर ना दे। ठीक है, ये आपका मार्क्स कटने का सबसे बड़ा रीजन है कि आप टॉपिक से हट करके आंसर दे देते हैं। वही बहुत से बच्चे सोचते हैं, अरे क्या करूं, वही पढ़ के बना बना के कर दूंगा ना, क्या करूं, कहानी लिख दूंगा कुछ भी।
लिखने के मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कि कहानी लिख दोगे मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। काट देगा बिल्कुल, एकदम 0 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा आपको कुछ नहीं करना। डायग्राम्स और डाटा का प्रयोग आपको करना है यदि जरूरत है तो। ठीक है, जरूरत पड़ने पर आपको डायग्राम्स और डाटा का उपयोग करना है, जरूरत पड़ने पर। अगर जरूरत नहीं है तो मत करो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ओके। और वर्ड लिमिट का ध्यान ना रखना। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले एग्जाम्पल्स में, अभी जो मैंने आपको दिखाया, कितनी बार मैंने आपको रिपीट किया, जितना पूछा है उतना लिखना है, वर्ड लिमिट के अंदर लिखना है। ठीक है, ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स आपको नहीं मिल जाएंगे, कोई मेडल वेडल आपको नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चों से हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपको डरना नहीं है। ठीक है, आपको मैंने तरीके बता दिए कैसे लिखना है, मिस्टेक्स आपको बता दी मैंने आपको कि क्या नहीं करनी है। ओके। अब आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप अपना एग्जाम करना। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और वरदान आईएचएस को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल है, वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।